डियर स्टूडेंट्स, मैं चंचल कुमार शर्मा आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम लेसन नंबर 2 की ही चर्चा कर रहे हैं। लगातार 15 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 16 चालू होने वाला है। अभी तक हमने अणुसंघ के गुणधर्म पढ़े हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने विलयन के 3 अणुसंघ के गुणधर्मों के बारे में बड़े अच्छे ढंग से हमने चर्चा कर ली है। उसके न्यूमेरिकल भी हमने किए हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो अणुसंघ के गुणधर्म है वो आपके सामने है, प्राशन दाब। प्राशन दाब क्या होता है, उससे पहले हम प्राशन के बारे में जानेंगे। प्राशन दाब की तो अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि प्रासरण क्या होता है, प्रासरण किसे। देखिए, प्रासरण क्या है? प्रासरण भाई एक क्रिया है। प्रासरण क्या है? एक क्रिया। प्रासरण कोई किसी शहर का नाम नहीं है, किसी रसायन का नाम नहीं है। प्रासरण एक क्रिया है। क्या है परासरण? क्रिया। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि परासरण क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रासरण एक क्रिया है। प्रासरण एक क्रिया है। फिर हम ये देखेंगे कि ये क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। किसी मनुष्य के द्वारा संपन्न होती है, किसी जीव के द्वारा संपन्न होती है, या किसी वनस्पति के द्वारा संपन्न होती है, किसके द्वारा, या किसी ठोस के द्वारा संपन्न होती है। तो प्रासरण की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रासरण की प्रक्रिया है वो हम देखेंगे तो विलयन और विलायक, यानी विलायक के कणों का गमन करना। प्रासरण की जो क्रिया है उस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में गमन करते हैं, गमन करते हैं। प्रासरण की जो क्रिया है इस क्रिया में गमन करते हैं। गमन कौन करते हैं? गमन यानी जाना। कौन जाते हैं? डियर स्टूडेंट्स, विलायक के कण जाते हैं। किसके कण जाते हैं? विलायक के कण। तो आपको पता चला कि प्रासरण की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में गमन करते हैं। और गमन कौन करते हैं? विलायक के कण गमन करते हैं। अब विलायक के कण गमन करते हैं तो किधर गमन करते हैं, कहां जाते हैं? तो विलायक के जो कण हैं वो निम्न सांद्रता से और उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि प्रासरण की प्रक्रिया में विलायक के कण गमन करते हैं और किधर करते हैं? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। स्टूडेंट्स, बच्चे आप यही गलती करते हो, आप लिखते हो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो आपको यहां ध्यान रखना है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ रहता है ताप उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। यहां विलायक के कणों का गमन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। लेकिन गैस के कणों का जो गमन है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, जिसे हम विसरण कहते हैं। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं क्या? परासरण। तो विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। लेकिन इसमें एक सिस्टम और होता है कि जब वो गमन करते हैं अपने क्षेत्र से, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, यानी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो बीच में इनके एक झिल्ली लगी होती है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? उस झिल्ली को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। और ये जो अर्धपारगम्य
में झिल्ली होती है, ये भी भाई पक्षपात करती है। ये विलयन में जो विलय के कण होते हैं उसको नहीं जाने देती है, केवल विलय के कणों को ही जाने देती है कि विलय के जो कण हैं वो ही मेरे अंदर से आर पार इस दिशा से उस दिशा में जा सकते हैं, लेकिन विलय के कणों को तो मैं बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगी। इस प्रकार से अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलय के कणों को ही गुजरने देती है। तो ये तो हुआ हमारा प्राशन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसको समझते हैं। तो अभी तो आपको इतना ही पता चला है कि प्राशन एक क्रिया है जिसमें विलय के कण गति करते हैं और वो भी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। देखिए यहां अपन एक कांच की नली लेते हैं, युवा आकार की नली है, ठीक है। इस नली में इधर पिस्टन लगा हुआ है और इधर भी पिस्टन लगा हुआ है। इस प्रकार से दोनों साइड इसमें पिस्टन लगे हुए हैं और यहाँ वो झिल्ली जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो झिल्ली लगी हुई है। जिस झिल्ली की चर्चा कर रहे हैं वो झिल्ली यहाँ लगी हुई है। ये पिस्टन अगर इसको P2 माने तो ये पिस्टन कौन सी है? P1 है। और ये है, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जो अपने में से केवल विलायक के कणों को ही गुजरने देती है, विलय के कणों को रोक लेती है, उनको नहीं जाने देती है। अब देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में लगी हुई है और इधर क्या भरा हुआ है? विलायक। इधर क्या भरा हुआ है? विलायक, ठीक है। और इधर क्या भरा हुआ है? विलयन। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है? इस विलयन, इधर जो विलयन है और इधर जो विलायक है उसको क्या करती है? पृथक करती है। हम इधर भी विलयन ले सकते हैं लेकिन दोनों विलयनों की सांद्रता में अंतर होना चाहिए, तभी तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर शुद्ध विलय के कण गति करेंगे। अगर दोनों की सांद्रता समान होगी तो फिर क्या होगा? वो विलयन समप्रासरी हो जाते हैं, प्राशन की प्रक्रिया नहीं दर्शाएंगे। तो सांद्रता में परिवर्तन होना चाहिए। आप दोनों तरफ विलयन ले सकते हो, शर्त यह है कि दोनों की सांद्रता में अंतर होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूं? एक तरफ विलयन लेता हूं और एक तरफ क्या लेता हूं? विलायक। तो क्या होता है? शुद्ध विलायक के कण इधर से और इधर गति करने लग जाते हैं। शुद्ध विलायक के कण, अब इधर क्या है? विलय तो है ही नहीं, तो विलय नहीं है, विलय की मात्रा ही सांद्रता कहलाती है। विलय की आपको मैंने पहले बताया था चैप्टर के शुरुआत में कि किसी भी विलयन में विलय की जो मात्रा वो ही सांद्रता कहलाती है। लेकिन इधर तो विलय है ही नहीं, तो निम्न सांद्रता है। और इधर विलयन में विलय की मात्रा है तो इधर क्या है? उच्च सांद्रता। तो इस प्रकार से विलायक के कण इधर कौन जा रहे हैं? विलायक के कण। अब आपसे पूछा गया कि विलायक के कण किधर जाते हैं? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। किसमें? प्राशन में। किधर से होकर गुजरते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए। प्राशन क्या है? एक प्रक्रिया। इस प्रकार से इस प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं। यही प्राशन है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो देखिए, जब इधर शुद्ध विलायक के कण इधर चले जाएंगे तो ये पिस्टन ऊपर उठेगी कि नहीं? ये पिस्टन ऊपर जाएगी। तो फिर इस पिस्टन का क्या होगा? ये पिस्टन नीचे की ओर आएगी। क्यों? क्योंकि जब विलायक के कण इधर आएंगे तो इधर आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ने के कारण ये पिस्टन ऊपर हो जाएगी। लेकिन इधर विलायक के कण उधर जब जा रहे हैं तो इधर आयतन में कमी आएगी तो ये पिस्टन नीचे आएगी। तो इस प्रकार से ये पिस्टन नीचे आती है और ये पिस्टन ऊपर चली जाती है। इन दोनों को यदि पिस्टन माना जाए तो ये पिस्टन ऊपर जाती है, उसी प्रकार से ये पिस्टन नीचे आ जाती है। अब ये पिस्टन ऊपर जा रही है, आप इसको पिस्टन मानो, ये पिस्टन ऊपर जा रही है।
अगर इस पिस्टन को मैं यहाँ दाब लगा के रोकूं तो क्या पिस्टन ऊपर उठेगी? क्या नहीं उठेगी। तो मैंने इस हाथ के द्वारा यहाँ जो दाब लगाया है, वो दाब क्या करता है, वो पिस्टन को ऊपर नहीं आने देगा। और जब ये पिस्टन ऊपर नहीं जाएगी तो इधर से आने वाले विलायक के कणों को इसमें स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि पिस्टन ऊपर जाएगी तो थोड़ा आयतन बढ़ जाएगा। अब आयतन उतना ही है, तो मैं यहाँ दाब लगाता हूं तो ये पिस्टन ऊपर नहीं उठती है। तो मैंने जो ये दाब लगाया है, ये दाब ही क्या कहलाता है? प्राशन दाब। तो पिस्टन ऊपर नहीं जाएगी तो प्राशन की क्रिया रुक जाएगी। इस प्रकार से आप एक बार इस डायग्राम को नोट कर लो। मैं दोनों की परिभाषा लिखता हूं, प्राशन की और प्राशन दाब। तो देखिए, पहले तो देख लेते हैं हम प्रासरण। प्रासरण प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसके कण? शुद्ध विलायक के कण। शुद्ध विलायक के कण क्या करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, ये लिखना बहुत जरूरी है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसे ही प्रासरण कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, ये इसको आप चेंज मत कर देना। कभी आप इसको उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता कर दो तो वो गलत हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, जैसे जल में रखी किशमिश का फूल जाना, जल में रखे किशमिश का फूल जाना। दूसरा, मुरझाए फूलों पर पानी का छिड़काव करने से ताजा हो जाना। मुरझाए फूलों पर पानी का छिड़काव करने से, यानी सब्जी भी ले सकते हैं अपन, हरी सब्जी या मुरझाए फूल पर पानी का छिड़काव करने से ताजा हो जाना, यानी फ्रेश हो जाते हैं। तो ये प्रासरण की ही क्रिया है। इसी प्रकार और भी है इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में। आरबीसी का भी दे रखा है कि आरबीसी को 0.1% NaCl के विलीन में रखने से सिकुड़ जाती है। आरबीसी एक कोशिका है। अब इसको अपन नमक के विलयन में रखते हैं तो कब सिकुड़ती है, कौन से में सिकुड़ती है, कौन से में वो फूल जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन वो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है तो उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारा ये सिलेबस ज्यादा लंबा है। अगर आपको पूछना हो तो मैं उसको आपको अलग से बता दूं। देखिए आगे, तो यहाँ ये प्रासरण है। अब हम चर्चा करते हैं प्रासरण दाब। यानी प्रासरण तो एक प्रक्रिया हो गई जिसमें शुद्ध विलायक के कण, ये ध्यान रखना है, एक तो शुद्ध विलायक के कण और किधर जाते हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। और एक ये लिखना बहुत जरूरी है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होती हुई, उसे ही प्रासरण कहते हैं। अब अपना अगला है प्रासरण दाब।
प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब किसे कहते हैं वो भी देखिए। प्रासरण दाब में क्या करते हैं अपन, हमने इधर विलायक लिया था और इधर विलयन, तो विलयन पर हमने दाब लगाया था ना, उस दाब ने क्या किया था, प्रासरण की क्रिया को रोक दिया था। तो वो दाब ही क्या कहलाता है, प्रासरण दाब। विलयन पर लगाया गया वह आधिक्य यांत्रिक दाब, आधिक्य यांत्रिक दाब जो प्रासरण की क्रिया को, प्रासरण की क्रिया को रोक देता है, उसे प्रासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से दर्शाते हैं। मैथ में जो पाई आती है ना, उसी पाई से इसको दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पाई का मान 3.14 नहीं है। कभी आप पाई बराबर यहाँ 22/7 कर दो। ये तो केवल एक सिंबल है ऑस्मोटिक प्रेशर का, कि इसे पाई से दर्शाया जाता है। तो ये हो गया अपना प्रासरण दाब। अब देखिए आप, यदि विलयन पर लगाया गया आधिक्य यांत्रिक दाब, जो मैं आपको बता रहा था कि हम इधर विलयन पर दाब लगाते हैं पिस्टन के ऊपर, तो दाब लगाने से क्या होता है, प्रासरण की क्रिया रुक जाती है। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि प्रासरण की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब यदि इस पिस्टन के ऊपर मैं और भी दाब बढ़ा दूं, और भी दाब बढ़ा दूं, पहले से भी ज्यादा दाब बढ़ा दूं, तो पिस्टन और भी नीचे आएगी। एक बार तो मैंने क्या किया, ये नीचे से पिस्टन ऊपर जा रही है, तो मैंने इसको ऊपर से रोक लिया। अब दूसरी बार क्या कर रहा हूं, रोकने के बाद अब इसके ऊपर दाब और लगा रहा हूं, तो ये पिस्टन नीचे जाएगी। जब इस पिस्टन पे दाब लगाऊंगा तो ये कहां जाएगी, नीचे। अब नीचे जाएगी तो क्या होगा, अब काम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दाब लगेगा तो अब विलायक के कण इधर आने लग जाएंगे, विलयन से विलायक की ओर, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आने लग जाएंगे। तो प्रासरण का उल्टा काम हो जाएगा। प्रासरण का क्या हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा देते हैं उस स्थिति में, तो प्रासरण दाब तो केवल प्रासरण की क्रिया को रोकता है। लेकिन यदि दिमाग में एक बात और आ रही है कि अपन दाब और ही लगाए, प्रासरण रोकने के बाद और भी दाब लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर विलायक के कण इधर आने लग जाएंगे। अभी तो इधर जा रहे थे निम्न सांद्रता से उस सांद्रता की ओर, अब आ रहे हैं इधर उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, तो विपरीत काम हो गया, उल्टा काम हो गया। और उल्टा हो गया तो उसे क्या कह देते हैं, व्यतक्रम प्रासरण। व्यतक्रम प्रासरण या क्या कह देते हैं, प्रतिलोम प्रासरण। क्या कह देते हैं, प्रतिलोम प्रासरण। अब प्रतिलोम प्रासरण को इंग्लिश में कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका आर ले लो और इसका ओ ले लो, दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, आर ओ। आरओ, आरओ का नाम सुना है आपने, घर घर में लगे हुए हैं आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया होने के कारण ही उन्हें आरओ कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी तक आपको नहीं पता था कि आरओ का नाम आरओ ही क्यों रखा गया, इसका नाम और दूसरा क्यों नहीं रखा गया, आरओ ही क्यों बोलते इसे, समझ में आया। रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया होने के कारण, यानी इसमें व्युत्क्रम प्रासरण की क्रिया होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने आपको बता दिया। तो ये कब होगा, जब विलयन पर प्रासरण दाब से भी अधिक दाब लगा देते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, यदि विलयन पर प्रासरण दाब से भी अधिक दाब लगा दिया जाए तो शुद्ध विलायक के कण विलयन से विलायक की ओर गति करने लग जाते हैं, या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करने लग जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रासरण के विपरीत होने के कारण इसे व्यतक्रम प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण
कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास आरओ आया। अब इसका व्युत्क्रम प्रासरण का उपयोग अगर पूछा जाए तो क्या है, समुद्री जल का विलवणीकरण करने में, समुद्री जल का विलवणीकरण करने में, विलवणीकरण करने में प्रतिलोम प्रासरण का उपयोग होता है। इस प्रकार से हमने देखा प्रासरण, प्रासरण दाब और व्युत्क्रम प्रासरण। अब आगे देखिए आप प्रासरण दाब से रिलेटेड कुछ नियम, प्रासरण दाब के नियम। तो प्रासरण दाब के नियम देख रहे हैं हम। इसमें पहला नियम ले लेते हैं वांट हाफ बॉयल का नियम। पहला नियम क्या ले लेते हैं, वांट हाफ बॉयल का नियम। ये अपन इसमें पहला नियम ले लेते हैं। तो ये नियम क्या कहता है, पाई समानुपाती सी, और सी सांद्रता, और सी बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी। यदि एन बराबर 1 मोल हो, एन का मान 1 लगा देंगे तो पाई व्युत्क्रमानुपाती क्या आ जाएगा, वी। और यहाँ वी क्या है, आयतन। वी क्या है, आयतन। तो वांट हाफ बॉयल का नियम, यानी बॉयल ने क्या बताया कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ये नियम था। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब, किसी विलयन का प्रासरण दाब, विलयन है उसका प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। वांट हाफ बॉयल का नियम है, पाई समानुपाती सी, यानी प्रासरण दाब है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। और सी सांद्रता, और सांद्रता क्या है, इकाई आयतन में मोल। ये तो है आयतन, और ये क्या है, मोल। इकाई आयतन में मोल को क्या कहते हैं, सांद्रता। अगर मोल माना 1 है तो अपने पास आ गया इसकी जगह 1 अपॉन वी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रासरण दाब विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपना वांट हाफ बॉयल का नियम है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा नियम है इसका नियम। तो पहला नियम मैं लिख देता हूं, पाई समानुपाती सी हमारे पास ये पहला नियम आया है। दूसरा है वांट हाफ चार्ल्स का नियम। तो वांट हाफ चार्ल्स का नियम क्या है, वांट हाफ वैज्ञानिक ने दिए थे ये नियम, और इन्हें बॉयल और चार्ल्स के नियमों से जोड़ दिया गया है। 11th क्लास में लेसन नंबर 5 में बॉयल और चार्ल्स के नियम चलते हैं, गैसों के नियम है। तो वांट हाफ ने उन नियमों की सहायता से प्रासरण दाब के लिए नियम बनाए हैं। तो एक तरह से उसने, वांट हाफ नाम के वैज्ञानिक ने उन नियमों की कॉपी की है, और जब उन नियमों की उन्होंने वांट हाफ ने कॉपी की है तो उनका नाम जोड़ना बहुत ही जरूरी है। तो वांट हाफ चार्ल्स का नियम दिया तो था वांट हाफ ने, लेकिन ये चार्ल्स का नियम जो गैसों का नियम है उसी से रिलेटेड नियम है। और वहां क्या था, अगर आपने देखा हो तो वहां वी समानुपाती टी है, यहाँ पाई समानुपाती क्या आ गया, टी। यानी किसी निश्चित दाब पर किसी भी विलयन का जो प्रासरण दाब है वह उसके ताप के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा नियम और ये हमारा पहला नियम है। तो आप इसमें पर लिख लेना, इस नियम के अनुसार किसी भी विलयन का जो प्रासरण दाब है वो उसके ताप के समानुपाती होता है। तो ये आप लिख लेना। अब आगे देखिए हमारे पास जो 2 नियम आए हैं, जिसमें एक नियम तो ये है और एक नियम ये है। इन दोनों नियमों की सहायता से अब हम क्या करते हैं, एक नया डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए लिख देता हूं मैं यहाँ,
पहला तो क्या आया था, पाई समानुपाती सी या पाई व्युत्क्रमानुपाती v। नंबर 1, ये तो पहला नियम आया था। और दूसरा नियम क्या आया था, पाई समानुपाती t। नंबर 2। तो हमारे पास अब 2 ये समीकरण आ गई हैं। तो इन दोनों समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। पहले विद्यार्थियों, अगर आपको ध्यान हो 11वीं क्लास में आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति की थी हमने इन्हीं नियमों की सहायता से, गैस के जो नियम थे। तो यहाँ भी एक समीकरण बनाने जा रहे हैं ठीक उसी प्रकार से। तो क्या आ जाता है, पाई तो समानुपाती t है और व्युत्क्रमानुपाती क्या है, v है। इस प्रकार से यह आ गया, यह पाई बराबर एस टी अपॉन v। याद आया 11वीं क्लास की कुछ बात, वहां पे क्या था, अगर आपको ध्यान हो, एक तो था ये, दूसरा नियम क्या था कि v समानुपाती t, तो एक नियम था v समानुपाती n। तो इनको इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, v व्युत्क्रमानुपाती t है। तो इन तीनों नियमों से क्या बनाया था, v व्युत्क्रमानुपाती n और t तो समानुपाती हैं और p क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार से v बराबर क्या आया था, r n t बटा p। और इस प्रकार से pv बराबर क्या हो गया था, n r t। अगर ये ध्यान हो, वो का वो प्रोसीजर इसमें है। यहाँ हमने गैस स्थिरांक लिया था, तो यहाँ s हम क्या ले रहे हैं, स्थिरांक। s बराबर क्या है, स्थिरांक। s बराबर क्या है, स्थिरांक। अब n मोल हेतु अगर मोल n ले लिया जाए तो n मोल, अरे आदर्श गैस समीकरण जो पढ़ी है वो ही डेरिवेशन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आया पाई v बराबर n मोल हेतु, तो पाई बराबर n s t बटा v, या पाई v बराबर n s t, ये डेरिवेशन। pv बराबर n r t, तो पाई v बराबर n s t, वो ही आया। यदि हम s के स्थान पर क्या ले लें, s के स्थान पर क्या ले लें, r गैस स्थिरांक है, तो पाई v बराबर क्या आ गया, n r t। पाई v बराबर क्या आ गया, n r t। तो हमारे जो आदर्श गैस जो समीकरण है कक्षा 11 के लेसन नंबर 5 में जो दी गई है, उसका जो डेरिवेशन है, ठीक उसी प्रकार का डेरिवेशन हमारा प्राशन दाब का आया है कि पाई v बराबर n r t या पाई बराबर n r t बट्टा v। तो ये हमारे पास प्राशन दाब का नया सूत्र आया है जिसका हमने डेरिवेशन किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अब हमारे पास क्या आ जाता है, पाई बराबर एन आर टी बटा वी। पाई बराबर एन आर टी बटा वी। पाई बराबर एन आर टी बटा वी आपके पास आया। पाई बराबर एन आर टी बटा वी आया, बिल्कुल। एन क्या है, मोल। एन बराबर क्या है, मोल। और मोल कैसे ज्ञात करते हैं, पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे अणुभार। अगर हम ए के मोल की बात करें तो ए और ए यानी विलय के मोल। एन बराबर क्या है, विलय के मोल। तो पाई बराबर क्या आ गया, एन की जगह क्या रख देते हैं, डब्ल्यू ए बट्टा एम ए। एन का काम हो गया समाप्त और क्या रह गया, आर टी बटा वी। आर टी बटा वी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एन अपॉन वी बराबर क्या होता है, सी। एन अपॉन वी बराबर क्या होता है, तो एक और फॉर्मूला मैं बना देता हूं। एन अपॉन वी बराबर हमने सी पढ़ा है, तो पाई बराबर ये भी हो सकता है, पाई बराबर सी आर टी। तो हमें प्राशन दाब के सूत्र हमें ये देखने हैं, एक सूत्र ये आया और एक ये आया। एक फॉर्मूला अगर हम एम ए ज्ञात करना चाहें, क्या ज्ञात करना चाहें, एम ए, तो एम ए बराबर क्या आ जाएगा, एम ए बराबर बताइए
WART बट्टा पाई V, WART बट्टा पाई V। तो डियर स्टूडेंट्स, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न हो गया है प्राशन दाब से। परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में एक बार आपसे चर्चा कर लेता हूं। इसमें से पूछा जा सकता है कि विलय के मोलर द्रव्यमान का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए प्राशन दाब की सहायता से। प्राशन दाब की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको इसका डेरिवेशन करना है। ये पूरा डेरिवेशन करने के बाद आपको ये लिखना है। ओके, ये सूत्र भी हमारे काम आएगा पाई बराबर CRT, और ये सूत्र भी काम आएगा न्यूमेरिकल करने के लिए। अब एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ। पाई बराबर प्राशन दाब, W बराबर विलय की ग्राम्य मात्रा, R बराबर गैस स्थिरांक, T बराबर ताप, Ma बराबर विलय का अणुभार और V बराबर विलयन का आयतन। अब मैंने यहाँ बात की है R की। R बराबर गैस स्थिरांक, तो यहाँ गैस स्थिरांक का मान ये लिया जाएगा और इसके आगे मात्रक क्या आता है, लीटर, वायुमंडल, केल्विन इनवर्स, मॉल इनवर्स। तो ये R का मान आपको न्यूमेरिकल में दिया भी जाएगा। न्यूमेरिकल में जो भी R के मान दिए जाएं वो मान ही आपको लिखने हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि गैस स्थिरांक में यहाँ लीटर होता है हमेशा। गैस स्थिरांक में यहाँ हमेशा क्या होता है, लीटर। तो आपका जो विलयन का आयतन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, विलयन का आयतन हमेशा किस में होगा, लीटर में। हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको लीटर न देकर मिलीलीटर भी दे सकता है। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि मिलीलीटर को आपको लीटर में चेंज करना है। यानी हमेशा, एक बार दोबारा से सुन लो कि गैस स्थिरांक में के मात्रक में लीटर होने के कारण, गैस स्थिरांक यहाँ है और इसका ये मान है और ये मात्रक है, इसमें लीटर होने के कारण यहाँ लिखे जाने वाले विलयन का आयतन हमेशा किस में होगा, लीटर में। अगर न्यूमेरिकल में मिलीलीटर भी आ जाता है तो भी आपको लीटर ही करना है। प्राशन दाब में हमेशा विलयन का आयतन लीटर में लिए जाने के पीछे जो कारण है वो कारण सिर्फ और सिर्फ ये। ओके, आगे अब आगे देखते हैं हम समप्राशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन और अल्पपराशरी विलयन। तो देखिए हमारे पास दो विलयन है, एक ये और एक दो विलयन, विलयन 1 और विलयन 2, दो विलयन है। अब दोनों के प्राशन दाब समान है तो पाई 1 बराबर पाई 2, पाई 1 यानी इसका एक का प्राशन दाब और पाई 2 यानी 2 का प्राशन दाब। दोनों के जब प्राशन दाब के मान समान है तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, समपराशरी। क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन। तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं कि जिसके दो विलयन जिनके दोनों के प्राशन दाब के मान क्या हो, समान। अच्छा जी, आगे देखिए, एक पाई 1 का मान पाई 2, एक ये स्थिति अगर हो तो जिसका प्राशन दाब अधिक होता है वो तो क्या कहलाता है, अतिपराशरी। वो तो क्या कहलाता है, अतिपराशरी। और जिसका प्राशन दाब कम होता है वो क्या कहलाता है, अल्पपराशरी। यदि दो विलयन जिन दोनों विलयनों के प्राशन दाब के मान समान हो तो समपराशरी। अगर दोनों के मान भिन्न भिन्न है, एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा, जिसका ज्यादा होता है वो अतिपराशरी और जिसका कम होता है वो अल्पपराशरी होता है। इनकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लेना, बुक से देख के लिख लेना। और अब इसके बचे हुए हैं हमारे पास क्या, न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट्स, आंकिक प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, उसमें समझाऊंगा। समझाने के बाद 3 न्यूमेरिकल समझाने के बाद मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा आंकिक प्रश्न के लिए। अभी थोड़ा सा मेरे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो आज ही ये प्राशन दाब का टॉपिक कंप्लीट कर देते। तो अब अपने आगे है जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आएगा प्राशन के दाब के कुछ आंकिक प्रश्न। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको प्राशन के बारे में पढ़ना है,
आपको प्रासरण दाब के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको प्रासरण के नियमों के बारे में पढ़ना है। इसमें जो हमने अभी पढ़ा है वो पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको ये सूत्र डेरिवेट करना है WART बटा पाई वी। इसके अलावा आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, पाई बराबर CRT होता है। इसके अलावा R क्या होता है, यहाँ गैस स्थिरांक होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये ध्यान में रखना है कि यहाँ हमेशा विलयन का आयतन किस में आएगा, लीटर में होगा। उसके पीछे रीजन कौन है, R, क्योंकि R में क्या आएगा, यहाँ जैसे लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यहाँ वायुमंडल भी हो सकता है, तो लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो हमेशा यहाँ R में लीटर मिलेगा आपको, इसलिए आपको आयतन यहाँ हमेशा किस में लेना है, लीटर में ही लेना है। यहाँ C क्या है, सांद्रता, R क्या है, गैस स्थिरांक, और T क्या है, टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने बात की थी किसकी, प्रतिलोम प्रासरण की। तो आपको ये भी देखना है कि प्रतिलोम प्रासरण क्या होता है, यानी रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है, RO क्या होता है। RO का आपने नाम भी सुना होगा। इसके अलावा आपको पढ़ना है प्रतिलोम प्रासरण का एक उपयोग मैंने बताया है समुद्री जल के विलवणीकरण में, वो भी आपको याद रखना है। समुद्री जल के विलवणीकरण में काम में लिया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। इस प्रकार से हमारे विलयन के अणु संख्या जो गुणधर्म हैं वो आज समाप्त होते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, अभी प्रासरण दाब के न्यूमेरिकल और करने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा प्रासरण दाब के न्यूमेरिकल के बारे में। 3 न्यूमेरिकल मैं आपको समझा दूंगा जो आपकी बुक में है, उसके अलावा फिर और भी न्यूमेरिकल आपको देंगे, वो आप सोल्व कर लेना। तो विलयन के अणु संख्या के गुणधर्म यही समाप्त होते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 40 के ऊपर, राजस्थान बोर्ड की बुक में पेज नंबर 40। न्यूमेरिकल की बात अपन बाद में करेंगे, वो न्यूमेरिकल नहीं है। उसमें दे रखा है डेल्टा टीवी बराबर KBM, ये दे रखा है। वहां शायद D लिखा हुआ है, देख लेना आप, डेल्टा होगा वहां, हो सकता है मिसप्रिंट है। इसको हमें व्युत्पन्न करना है, यानी कहने का मतलब वहां लिखा हुआ है कि आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। आपको ये सिद्ध करना है कि डेल्टा टीवी बराबर KBM किस प्रकार से आया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कल न्यूमेरिकल करवाने के बाद ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि ये किस प्रकार से आया। तो इसी के साथ मैं आपके साथ अंजल कुमार शर्मा विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना नया टॉपिक और साथ में कुछ क्वेश्चंस का हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।